हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से आज एक नया चैप्टर, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपके गद्य खंड से है, दो बैलों की कथा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है ये लिखी है प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो आइए प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम है धनपत राय। प्रेमचंद का जो जन्म है वो बचपन अभाव में बीता, यानी कि उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है, और शिक्षा इन्होंने बीए तक इन्होंने की थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह वो समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। और यहाँ पर कुछ प्रेमचंद के द्वारा लिखित कुछ यहाँ पर उनके जो बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। तो पहले देखिए, उन्होंने कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में इन्होंने किया था। और प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर में के परिवेश को उन्होंने देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि जो उन्होंने अपने जीवन में जिसका सामना किया, उसका जो है कहीं ना कहीं उनके जो उनकी साहित्य है उसमें उसका जो है कुछ ना कुछ वो दिख जाता है। जहाँ पर उन्होंने जिया है, जिस चीज को, जिस परिवेश में वो रहे हैं, वो उनके साहित्य में देखने को मिलता है। साथ में देखिए, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की ये प्रमुख जो है विशेषता है। ठीक है, उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है और उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। अब ये जो आपकी चैप्टर है यहाँ पर दो बैलों की कथा, इसके माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। ठीक है, साथ में इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। साथ में इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने परतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये है दो बैलों की कथा। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी को कहते हैं ना गधे जैसी हरकतें करना, तो जानवरों में जो गधा है उसको सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। लेकिन क्या वास्तविकता यही है कि वो सबसे बुद्धिहीन है? जो हमारी सोच है, मानवता की जो सोच है, वास्तव में गधा जो है ना बहुत ही सहनशील पशु है। उसको आप जो देंगे वो खा लेगा। आप उस पर जितने अत्याचार करेंगे वो चुपचाप सह लेता है। और उसकी इसी सहनशीलता को हम क्या कहते हैं कि वो सबसे बुद्धिहीन है। और अब किसी को बोलते भी हैं तो क्या कहते हैं, गधा जैसा है ना। तो ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ जानवरों में क्या समझा जाता है, सबसे ज्यादा बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं या आपसे जो छोटे हैं तो कई बार आप कहते हैं गधा कहीं का। ठीक है ना, तो हम भी ऐसी जो है बात करते हैं कि गधों की तरह जो है वो है, ऐसा हम उसे कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद
सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। क्या वो सच में बुद्धिहीन है, या उसका जो व्यवहार है, उसका जो सीधापन है, उसने उसको ये क्या दे दी है, पदवी दे दी है। ठीक है, तो ये जो, ठीक है, साथ में देखिए इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है, हम उसे किस बेस पर गधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो भी रखा जाता है, जो भी आप चारा डालोगे, वो सीधे उसको अपने सीधेपन से उसे खा लेगा। आप उसे कितने उस पर अत्याचार करेंगे, वो चुपचाप सह लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसके सीधेपन को, हम उसे क्या कहते हैं, ये गधा है। क्योंकि उस पर जितने भी अत्याचार होते हैं, वो उसके विरोध में कभी भी आवाज नहीं उठाता है, वो हमेशा उस चीज को सहन कर लेता है। और उसके इस सीधेपन को हम क्या कहते हैं, वो बुद्धिहीन है। ठीक है, तो उसको समझा जाता है कि वो सबसे बुद्धिहीन है। अब देखिए गाय जो है सींग मारती है। अब देखिए आप गाय के सामने देखिए, आप गाय के सामने जाइए, वैसे तो नहीं मारेगी, लेकिन अगर उसके बहुत ज्यादा आप उसको चिढ़ाएंगे तो वो आपको सींग मारेगी। और कोई ब्याई जो गाय है, जिसका अभी अभी बछड़ा हुआ है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। वो जो है किसी जो आपके अपरिचित है, वो अपने नजदीक भी नहीं आने देती है, और वो सिंगनी का रूप बना लेती है। तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसके विपरीत जो है वो क्या करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। लेकिन गधे में ऐसे गुण नहीं है, वो चुप चुप रहता है, हर स्थिति में वो सहन कर लेता है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, वो बुद्धिहीन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो गाय है वो सींग मारती है। ठीक है, और ब्याई हुई गाय तो अनायास बिना मतलब के ही वो जो उसके बछड़े के या उसके नजदीक आ जाए तो उसको वो सींग मारना, वो सिंगनी बन जाती है। ठीक है, कुत्ता भी क्या करता है, बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। ठीक है, अब आप जिन कुत्तों को पालते हैं, आपने देखा होगा कई बार मालिकों को ही वो कुत्ते काट जाते हैं। ठीक है, खेलते खेलते आप उसे गुस्सा निकाल देते हैं, और वो भी क्या कर देता है, कभी कभी वो भी क्रोध में आ जाता है और वो भी आपको काट देता है। ठीक है, साथ में देखिए, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना है। ठीक है, आपने कभी नहीं सुना होगा किसी गधे ने उसको मार दिया है। ठीक है, या गधे पे आप जितना काम करा रहे हैं, जितना आपने देखा होगा गधों पे बहुत ज्यादा उसमें जो है वर्कलोड होता है, उसको बहुत ज्यादा काम उससे कराया जाता है, लेकिन कभी भी वो जो है अड़ता नहीं है। ठीक है, तो वो निरंतर उस काम को करता रहता है। ठीक है, जितना चाहो गरीब को मारो, जैसे चाहो खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना तो दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए आप उस गधे को जितना चाहो आप उसको जो है काम करा, आप उसको मारो, लेकिन और उसके सामने आप कैसी भी घास डाल दो, वो जो है उसको असंतोष की छाया उसके मुखमंडल पर कभी भी नहीं दिखती है। कई बार आपने देखा होगा जानवरों को जब आप घास या चारा डालते हैं, तो जो उसके पसंद की नहीं होती है, गायें भी ऐसी होती हैं, तो वो नहीं खाती है। लेकिन गधा ऐसा नहीं है, उसे पेट भरने से मतलब है, उसे काम करने से मतलब है, और वो हमारे सब चीज को वो सहन करता है, हम जितना भी उस पर अत्याचार करें वो सहन कर लेता है, और इसीलिए उसे बुद्धिहीन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके मुखमंडल पर कभी भी आपको असंतोष की छाया ना तो दिखाई देगी, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ठीक है, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से जो है छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है, यानी कि उसके मुखमंडल पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आज वो खुश है, आज वो दुखी है, उसके लिए हमेशा एक जैसा ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे, ठीक है, अब यहाँ पर प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं, उस गधे में जिसको हम सबसे बुद्धिहीन समझते हैं, उसमें वास्तव में ऋषियों और मुनियों के जैसे गुण हैं। ठीक है, जैसे ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो जो है सबको माफ कर देते हैं, उनमें सहनशीलता होती है, ऐसे ही उस गधे में भी इतनी सहनशीलता होती है, और हम उसे बुद्धिहीन समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ठीक है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन इन सब गुणों के बावजूद भी हम उसे क्या कहते हैं, वो गधा है। और कई बार जो मनुष्य बहुत ही बुद्धिहीन होते हैं, ठीक है, उसको हम गधे का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो
हमारा भी जो है क्या रहता है कि ये जो है सब चीज सहन कर लेता है, हम उसे बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। अब लेखक हमें क्या कह रहे हैं कि इतने सद्गुण होने के बावजूद भी हम उसे बेवकूफ कह रहे हैं। कहते हैं इतना अनादर, इतने सद्गुण इसमें है, ऋषि मुनियों जैसे गुण इस गधे में हैं, लेकिन फिर भी हम उसका अनादर करते हैं। ठीक है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि कदाचित जो है, जो सीधापन है वो इस संसार के लिए वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब लेखक ने क्या कहा है, जैसे हमारे देश में गधों की स्थिति है, वही भारतीयों की स्थिति कहाँ है, अफ्रीका में है। क्योंकि अफ्रीका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। फिर भी बदनाम है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद जो है सभ्य कहलाने लगते। ठीक है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। अब यहाँ लेखक ने क्या कहा है, जिस प्रकार से हमारे देश में गधों की स्थिति है, कहते हैं कि ऐसी ही स्थिति भारतीयों की अफ्रीका में भी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका में तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए यानी कि अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। ठीक है। उस गधे की तरह जो है हम लोग वहां काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते यानी सीधेपन में रहते हैं, और 4 बातें सुन करके भी गम खा जाते हैं। यानी बाहर हमें कोई कुछ कह दे तो वहां हम चुप रहते हैं, अपने को जो है अपने अंदर सहनशीलता का वो गुण जो कि उस गधे में है, जिसको हम कितना भी मारें वो कभी जो है हमारा विद्रोह नहीं करता है। यही स्थिति हमारी अफ्रीका में है। ठीक है। आप वहां जाएंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, जी तोड़ करके आप काम करेंगे उस गधे की तरह, किसी से आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने पैसे आप बचा कर रखेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी आप वहां पर बदनाम है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो वहां हमें क्या कहा जाता है हम भारतीयों के लिए कि ये जीवन का आदर्श नहीं जानते हैं। ठीक है। और अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद इनको सभ्य कहा जाता। ठीक है। यानी कि वहां वो जवाब नहीं देते हैं, उनको वहां असभ्य कहा जाता है, और यदि वो जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते तो वो सभ्य कहलाते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अब लेखक क्या कहते हैं, गधे की तो ये स्थिति है ही। ठीक है। अब इस गधे के साथ कहते हैं इसका एक और छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि उस गधे से थोड़ा सा, वो क्या है, थोड़ा सा उसे कह सकते हैं, इस गधे से वो थोड़ा सा बुद्धिमान है। यानी कि गधा तो वो भी है, इसी का भाई है, उसी जाति का है, लेकिन इससे वो थोड़ा सा कम गधा है। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, और वो कौन है, और वह है बैल। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है 2 बैलों की कथा। तो अब लेखक ने यहाँ पर गधे से वो बैल पर आए, कहते हैं ये जो बैल है ना ये भी कम बुद्धि मान ही कहलाएगा, लेकिन ये गधे से थोड़ा सा बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी जो है गुस्से में आ जाता है। ठीक है ना। और जब ये गुस्से में आता है तो अब तो आपने कई न्यूज में सुना होगा, कई जो सांड हैं वो क्या कर देते हैं, वो मारते हैं, ठीक है ना, लोगों को। तो ये बैल भी जो है, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अब लेखक ने कहा कुछ लोग क्या कहते हैं कि शायद ये बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ इसको कहेंगे, यानी कि सबसे बड़ा बेवकूफ बैल है। क्योंकि देखा होगा आपने, बैल भी जो है आप खेतों में जो है आपके खेतों को जो है क्या करता रहता है, जोतता रहता है। ठीक है, काम वो भी करता है।
लेकिन यहाँ लेखक क्या कहते हैं, कुछ लोग जो हैं बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों? यहाँ लेखक ने कहा है सबसे बेवकूफ यहाँ पर गधे को लोग समझते हैं, और कुछ लोग जो हैं बैल को ही सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, कहते हैं मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर लेता है। यानी कि जब इसके मन की नहीं होती है तो इसके मुखमंडल पर असंतोष और इसका जो व्यवहार है उसमें जो है कहीं ना कहीं असंतोष प्रकट होता है। ठीक है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी कि गधा जो है बुद्धिहीनों में सबसे ऊपर है। नीचा मतलब कि अब जो है ये गधे से थोड़ा सा क्या है, कम गधा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है कभी कभी क्या कर लेता है, अड़ियल बन जाता है। कभी कभी जब इसके मन की नहीं हुई असंतोष भी ये प्रकट करता है। इसलिए यहाँ प्रेमचंद जी कहते हैं कि ये जो है गधे से थोड़ा नीचा है। ठीक है ना, यानी कि उस गधे से थोड़ा इसमें बुद्धि है, क्योंकि ये जो है उसका विरोध करता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब होती है यहाँ से आपकी कहानी शुरू। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम क्या थे, हीरा और मोती। ठीक है, झूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर। ठीक है, पछाई एक जाति है, तो दोनों ही बैल पछाई जाति के हैं और देखने में भी बड़े सुंदर थे। ठीक है, काम में चौकस, डील में ऊंचे और बहुत दिनों जो है साथ रहते रहते, क्योंकि हीरा और मोती दोनों साथ रहते हैं और दोनों बहुत दिनों तक जो है साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। क्योंकि आप साथ किसी के साथ भी रहिए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है साथ रहने से। तो इन दोनों बैलों में, क्योंकि ये दोनों क्या थे, एक साथ रहते थे, तो इनमें क्या हो गया था, भाईचारा जैसे। ठीक है, दोनों आमने सामने या आस-पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब ये जो है आपस में है, तो ये बैल पशु हैं, लेकिन इनकी अपनी भाषा है। ठीक है, और अपनी मूक भाषा में ये अपने विचार विनिमय करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करते हैं। ठीक है, विनिमय, अपने विचार एक दूसरे को पहुंचाना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते हैं। अब इतना इन दोनों के अंदर जो है इनकी जो है प्रेम बढ़ गया था कि एक दूसरे की बात को ये समझते थे। अब यहाँ प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते हैं, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। अब लेखक कहते हैं कि ये दोनों आपस में जो है एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। अब कहते हैं कि हम नहीं समझते हैं, हम नहीं जानते हैं कि कैसे वे एक दूसरे की बातों को समझ सकते थे, लेकिन कहते हैं कुछ न कुछ इनमें क्या थी, कोई गुप्त शक्ति थी। ठीक है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि मनुष्य कहता है कि जीव में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, और आप कथाओं में भी सुनते होंगे कि वहां पर भी जीव को सबसे श्रेष्ठ, यानी मनुष्य को, जीवों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो विचार करता है, वो बातें करता है, वो जो है उसमें जो है फीलिंग्स हैं, है ना। तो अब ये क्या कहा गया है, यहाँ प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य कहता है कि जीव क्या है, मनुष्य जो है जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको भी ये क्या कर देता है, उसको भी ये नकारता है, उसको भी वंचित कर देता है। दोनों जो है एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ठीक है, अब देखिए जो आपके हीरा और मोती, यहाँ दो बैल हैं किसके, झूरी के। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच इतना प्रेम था कि ये दोनों एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ठीक है, विग्रह के नाते से नहीं, यानी कि लड़ने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। ठीक है, तो ये प्रेम भाव से एक दूसरे से जो है सींग मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धब्बा जो है, धप्पा होने लगता था। इनके बिना दोस्ती कुछ जो है
फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब बैलों को क्या किया जाता है, उनको जोत दिया जाता है, वो जो है हल चलाते हैं, लेकिन ये दोनों में इतना इन दोनों में प्रेम था कि जब उनके ऊपर बोझ रखा जाता तो दोनों ये चाहते, दोनों की यही चेष्टा होती कि मेरे ऊपर ज्यादा भार हो, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा जो है बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा दिया करते थे, ठीक है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ में जो है नाद में मुंह डालते और साथ में नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो इनमें जो है इन दोनों बैलों में इतना प्रेम भाव था कि जो उनको भूसा वगैरह दिया जाता था वो दोनों ही एक साथ मुंह में डालते थे और एक ही साथ दोनों वहां से मुंह हटाते। एक ने मुंह हटा लिया तो दूसरा भी अपना मुंह वहां से हटा लेता था। अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।